यह कहानी अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में बसे एक छोटे से शहर फेयटविल की है, जहां जॉर्ज और जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। यह 24 दिसंबर 1945 की बात है, जब सोडर परिवार ने क्रिसमस की रात को बड़े उत्साह के साथ मनाया था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह रात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगी। रात करीब 1 बजे सोडर परिवार के घर में अचानक आग लग गई। जॉर्ज और जेनी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले और 4 बच्चों को बचाने में सफल रहे, लेकिन 5 बच्चे मोरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी अंदर ही फंसे रह गए। जॉर्ज ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन घर की सीढ़ियाँ आग से जल चुकी थी। बाहर रखी सीढ़ी भी अजीब तरह से गायब हो गई थी। उन्होंने पास के कुएं से पानी लेने की कोशिश भी की, लेकिन पाइप जम चुका था। यहाँ तक कि जब उन्होंने फ़ोन पर अग्निशमन विभाग को बुलाने की कोशिश की तो फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। आखिरकार अग्निशमन विभाग सुबह पहुंचा, लेकिन तब तक घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के शव को आग ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा, लेकिन कोई अवशेष नहीं मिले। इस घटना के बाद सोडर फैमिली को यह यकीन हो गया कि उनके बच्चे घर में नहीं जले, बल्कि किसी ने अपहरण कर लिया है। जॉर्ज और जेनी ने बच्चों को ढूंढने के लिए कई सालों तक कोशिशें की। उन्हें समय समय पर अजीब संकेत मिले। एक बार किसी ने दावा किया कि उसने बच्चों को गाड़ी में देखा था, तो किसी और ने कहा कि दूसरे शहर में एक अनाथालय में थे। सोडर परिवार ने अखबारों में विज्ञापन दिए, निजी जांच एजेंटों को काम पर रखा, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन जेनी को एक रहस्यमय चिट्ठी मिली, जिसमें उनके बेटे लुइस की तस्वीर थी, जो बड़ा होकर एक जवान आदमी जैसा दिखता था। लेकिन इसके बाद भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। यह मामला आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सोडर बच्चे कहाँ गए? क्या वे सच में आग में जलकर मर गए या फिर उनका अपहरण कर लिया गया? यह कोई नहीं जानता। आग लगने के बाद जॉर्ज और जेनी सोडर ने कई सालों तक बच्चों की तलाश जारी रखी। हालांकि इस दौरान कई अजीब और रहस्यमय घटनाएं सामने आई, लेकिन किसी का भी स्पष्ट समाधान नहीं मिल सका। सोडर बच्चों के गायब होने के मामले में कई रहस्यमय घटनाएं और सुराग है, जो इस घटना को एक गहरा रहस्य बना देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख रहस्यमय घटनाएं और बातें हैं जिनके बारे में हम बातें करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि आग बिजली की खराबी के कारण लगी थी, लेकिन सोडर परिवार को यह बात संदेहास्पद लगी। जॉर्ज सोडर ने खुद देखा था कि घर की बिजली ठीक काम कर रही थी, क्योंकि आग लगने के दौरान लाइट जल रही थी। घर की सर्किट ब्रेकर को हाल ही में चेक किया गया था और वह सही से काम कर रही थी, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि आग किसी और वजह से लगी होगी। आग के दौरान जॉर्ज ने बाहर जाकर घर की ऊपरी मंजिल में फंसे बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी की तलाश की थी, लेकिन वह सीढ़ी जो हमेशा वहां पर रखी जाती थी, अचानक वहां से गायब हो गई थी। बाद में वह सीढ़ी घर से काफ़ी दूर एक खड्डे में मिली, जिससे उसे जानबूझकर हटाया गया हो ताकि बचाव का प्रयास असंभव हो जाए। आग लगने के बाद जब जेनी ने दमकल विभाग को फ़ोन करने की कोशिश की तो फ़ोन लाइन भी काम नहीं कर रही थी। बाद में जांच में पता चला कि फ़ोन लाइन को जानबूझकर काटा गया था, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला कि ऐसा किसने और क्यों किया। आग लगने से कुछ हफ्ते पहले एक अजनबी ने जॉर्ज के घर आकर उन्हें चेतावनी दी थी कि उनके घर पर एक बिजली से संबंधित दुर्घटना होगी और उनका घर जल सकता है। यह बात जॉर्ज को बेहद अजीब लगी थी। इसी तरह से एक और व्यक्ति ने उन्हें यह बताया था कि उनकी गाड़ी में समस्या हो सकती है, जो बाद में सही निकली, क्योंकि आग के समय उनकी ट्रक भी चालू नहीं हो रही थी। एक महिला ने दावा किया कि उसने आग लगने के कुछ घंटों बाद बच्चों को एक कार में जाते हुए देखा था। उसने यह भी कहा कि बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे और कार में बैठे हुए थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। एक होटल कर्मचारी ने बताया कि उसने बच्चों को अगली सुबह एक होटल में देखा था, जहां वे 2 अजनबियों के साथ थे, जो बच्चों को पहचानने से मना कर रहे थे। 1950 के दशक में जेनी को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लुइस सोडर की एक तस्वीर थी, जो बड़ा होकर एक जवान आदमी जैसा दिखता था। चिट्ठी में लिखा था, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भाई फ्रैंकी के साथ हूँ। चिट्ठी ने एक नया सुराग दिया था, लेकिन इसके बाद भी बच्चों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। जब आग लगी तो सोडर परिवार ने तुरंत दमकल विभाग को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें आने में कई घंटे लग गए। यह भी संदेह पैदा करता है, क्योंकि उस समय दमकल स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था। उस रात दमकल विभाग के प्रमुख ने भी कहा था कि वह अग्निशमन ट्रक चलाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे लोगों का इंतज़ार करना पड़ा। 5 बच्चों के शव की कोई हड्डियां नहीं मिली। हड्डियां इतनी जल्दी और पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती थी, खासकर जब घर की बाकी चीज़ें जैसे उपकरण और धातु बची हुई हो। बाद में मिली हड्डियां किसी और की निकली
और आग जलने के निशान भी नहीं थे, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया था। जॉर्ज सोडर का मानना था कि उनके बच्चों के गायब होने के पीछे उनकी राजनीतिक गतिविधियों का हाथ हो सकता है। जॉर्ज खुले तौर पर मुसोलिनी की आलोचना करते थे, जो कुछ इतालवी समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आती थी। उन्हें धमकियां भी मिली थी कि उनकी आलोचनाओं के कारण उनके परिवार पर हमला हो सकता है। सोडर बच्चों के मामले में हड्डियों का सवाल भी रहस्यमय रहा। यह सोडर परिवार के शक को और गहरा कर देता है कि उनके बच्चे आग में नहीं मरे थे। जब आग बुझाई गई तो अधिकारियों ने कहा 5 बच्चों की हड्डियां आग में पूरी तरह से जल गई होंगी, लेकिन यह बात कई वजहों से संदिग्ध लगती है। आमतौर पर भले ही आग कितनी भीषण हो, इंसानी हड्डियां पूरी तरह से नहीं जलती। शरीर के जलने के बाद भी कुछ अवशेष हमेशा बचते हैं, खासकर बड़े हड्डियों के हिस्से। उस घर में लगी आग भी इतनी लंबी और ज़्यादा नहीं थी 5 बच्चों की हड्डियां पूरी तरह से जल सके। कुछ वर्षों बाद मामले में नई रोशनी डालने के लिए एक और खुदाई की गई। इस बार कुछ हड्डियां पाई गई, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि यह हड्डियां रीढ़ की थी और किसी 16-17 साल के किशोर की हो सकती है। हालांकि सोडर परिवार के सबसे बड़े लापता बच्चे मॉरिस की उम्र उस समय 14 साल की थी। इसके अलावा इन हड्डियों पर कोई जलने के निशान भी नहीं थे और यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे हड्डियां मलबे के नीचे कैसे आई। इन हड्डियों को लेकर 2 मुख्य सवाल बने रहे। यह हड्डियां उस स्थान पर कैसे पहुंची? अगर वे हड्डियां सोडर के बच्चों की नहीं थी तो फिर 5 बच्चों के अवशेष कहाँ गए? इस मामले में हड्डियों की रहस्यमय और गैर मौजूदगी और जांच में मिली हड्डियों का अस्पष्ट संबंध सोडर बच्चों के गायब होने को और भी ज़्यादा उलझा देता है। सोडर बच्चे गायब होने से पहले जॉर्ज सोडर को कई बार चेतावनी दी गई थी, जो इस घटना को और भी रहस्यमय बना देती है। आग लगने से कुछ हफ्ते पहले एक अजनबी ने जॉर्ज सोडर से उनके घर पर आकर बातचीत की थी। उस अजनबी ने कहा था कि घर की बिजली व्यवस्था से कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है और उनके घर में आग लग सकती है। जॉर्ज को यह चेतावनी बेहद संदिग्ध लगी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बिजली की वायरिंग ठीक करवाई थी और उसमें कोई समस्या नहीं थी। बाद में जब बिजली की खराबी को आग लगने का कारण बताया गया तो यह चेतावनी और भी रहस्यमय लगने लगी। कुछ समय पहले एक बीमा एजेंट ने जॉर्ज सोडर से संपर्क किया और उन्हें परिवार को बीमा देने के लिए मनाने की कोशिश की। जब जॉर्ज ने इनकार किया तो उस बीमा एजेंट ने उन्हें धमकी दी और कहा कि तुम्हारे घर में आग लग जाएगी और तुम्हारे बच्चे बुरी तरह से भूख देंगे। यह धमकी तब और गंभीर मानी गई जब बीमा एजेंट ने यह भी कहा जॉर्ज की मुसोलिनी के खिलाफ की गई आलोचनाओं का नतीजा हो सकता है। जॉर्ज सोडर इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के बड़े आलोचक थे और स्थानीय इतालवी समुदाय में कुछ लोग उनकी आलोचनाओं से नाराज थे। आग से कुछ समय पहले एक और व्यक्ति ने जॉर्ज को बताया था कि उनके ट्रक में जल्दी से कोई खराबी आ सकती है। यह बात भी सही निकली, क्योंकि जब आग लगी और जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए अपना ट्रक का इस्तेमाल करना चाहा तो उनकी दोनों ट्रक में एक साथ खराबी हो गई और स्टार्ट नहीं हो पाए, जबकि दोनों ट्रक दुर्घटना से पहले अच्छी तरह से काम कर रहे थे। इस बात ने शक पैदा किया कि उनके ट्रक को किसी और ने जानबूझकर छेड़ा था ताकि बच्चों को बचाया जा ना सके। इन चेतावनी और धमकियों ने इस मामले में पहले से मौजूद रहस्य को और भी गहरा कर दिया। इसी तरह मॉरिस, मार्था, लुईस, जेनी और बेट्टी का कभी पता नहीं चल सका और इस मामले में कई रहस्यमयी बातें जुड़ी होने के कारण यह घटना आज भी इसी तरह मॉरिस, मार्था, लुईस, जेनी और बेट्टी का इसी तरह मॉरिस, मार्था, लुईस, जेनी और बेट्टी के इसी तरह मॉरिस, मार्था, लुईस, जेनी और बेट्टी के कोई हड्डियों के अवशेष नहीं मिले, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया। इस मामले में कई रहस्यमय बातें जुड़ी है। इस मामले में कई रहस्यमय बातें जुड़ी होने के कारण यह घटना आज तक अनसुलझी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।